हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज आपका 7th लेक्चर रहेगा। 7th लेक्चर में क्या रहेगा आपका? आज दिल्ली सल्तनत का विघटन एवं प्रांतीय राज्यों का उदय। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत की कौन से वंश होते हैं, कौन उनके संस्थापक हैं, क्षेत्र विस्तार के लिए वो कहाँ कहाँ पे किस किस क्षेत्र को विजित करते हैं, कहाँ कहाँ उनकी लड़ाइयाँ होती वगैरह, जितना भी हमने देखा था। फिर वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी रणनीतियां कैसी थी, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। जब दिल्ली सल्तनत का दौर खत्म हो जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत का जब पतन होने लगता है, तो छोटे छोटे राज्यों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत के बाद जो महान साम्राज्य का उत्थान होता है वो होता है मुगल काल का। लेकिन मुगल काल के आने से पहले जो दिल्ली सल्तनत है, इसका छोटा छोटा क्षेत्र में उदय होता है, छोटे छोटे एक्स्ट्रा के अलग से जो क्षेत्र उदय होते हैं, आज पढ़ेंगे उनके बारे में। और फिर दक्षिण के कुछ क्षेत्र और होते हैं, जिसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। वो थोड़े बड़े साम्राज्य हैं, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे, कोई जौनपुर है, मालवा है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, बंगाल है, ऐसे राज्यों का उत्थान होता है। आज वही पढ़ेंगे हम। तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग 2.0 से। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, शिक्षा युग 2.0 के नाम से सर्च करके। जो आपको पीडीएफ है फ्री मिलेगी, कंटेंट आपका सारा का सारा फ्री रहता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आज हम मालवा साम्राज्य के बारे में, गुजरात के बारे में, जौनपुर, मेवाड़ जो आधुनिक उदयपुर है, जो अब वर्तमान में उदयपुर है, मारवाड़ जो वर्तमान का जोधपुर है, बंगाल, उड़ीसा और अहोम जो असम का राज्य आता है। तो आज ये जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, यहाँ का विस्तार होता है, उदय होता है, क्योंकि केंद्रीय शक्ति कोई इतनी मजबूत रहती नहीं है। आपने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में छोटे छोटे राज्य हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। उसी का फायदा उठा के अनेकों क्षेत्र में अनेकों राज्यों का उदय होता है, और वही राज्य आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम संगम साम्राज्य अथवा विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम मुगल काल पे। और मुगल काल बोल दिया जाता है कि इतिहास में, यानी कि एनसीईआरटी ने हटा दिया, बिल्कुल नहीं हटाया। कुछ फैक्ट्स हटाए, सब कुछ नहीं हटाया। अगर आप ये मान के चलोगे सब कुछ हटा दिया है, तो उस दौर में कोई तो शासक हुआ होगा, कुछ तो घटनाएं हुई होंगी। अब आपको पता चलेगा कि हमने कोई भी युद्ध के बारे में पढ़ा है, जैसे कि महाराणा प्रताप ने युद्ध किया, किससे किया था? बोला हमने तो पता वो हटा दिया है मुगल काल, तो किसी से तो किया होगा। तो ये ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हटा दिया, जो एक अफवाह फैलती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आज का जो हम पहला साम्राज्य पढ़ेंगे वो मालवा के बारे में पढ़ेंगे। मालवा क्षेत्र, मालवा आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों से ही एक समृद्ध क्षेत्र था। इसका कारण ये था कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच का ये पठारी क्षेत्र था, और यहाँ का पठारी क्षेत्र था, यहाँ पे खनिज उत्पादन यानी खनिज भी कुछ अवेलेबल थे। और दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, इसका एक कारण ये भी होता है कि फसल का उत्पादन भी कुछ अच्छा ही हो जाता है, क्योंकि सिंचाई की अच्छी सुविधा मिल जाती है। इसकी स्थापना किसने की थी? 1401 में दिलावर खां ने स्वतंत्र राज्य के रूप में मालवा की स्थापना की, तथा धार को इसकी राजधानी बनाया। कुछ समय बाद यानी कि 1405 में दिलावर खां की मृत्यु हो जाती है, और उसका पुत्र है जिसका नाम है अल्प खां, या हुसंग की उपाधि धारण करके, अल्प खां हुसंग की उपाधि धारण करके शासन यानी गद्दी पर बैठा। और उसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की। कौन से नगर की? होशंगाबाद नगर की इन्होंने स्थापना की थी। इसने मांडू को अपनी राजधानी घोषित किया। मांडू को इसने अपनी राजधानी घोषित किया, और किस नगर की स्थापना की थी? होशंगाबाद की स्थापना की थी। हुसंग सूफी संत, हुसंग था वो सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। शेख बुरहानुद्दीन का ये शिष्य था। कौन? हुसंग ने होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। 1436 में हुसंग के पुत्र हैं मोहम्मद शाह, और इनकी वजीर जो है वो इनकी हत्या कर देते हैं। इनके वजीर का नाम है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी इनकी हत्या कर देते हैं। और महमूद खिलजी मालवा का योग्यतम शासक था। उसने गुजरात, बहमनी, मेवाड़ राज्यों से युद्ध किया, और मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के साथ युद्ध किया, जिसमें महमूद खिलजी और राणा कुंभा दोनों ही अपने आप को विजेता घोषित करते हैं कि मैं जीत गया, यानी कि दोनों अपने आप को विजेता घोषित करते हैं। और विजेता घोषित करते हैं, इस उपलक्ष्य में राणा सांगा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया।
राणा कुंभा कहता है कि मैं विजय हुआ। इस खुशी में वो क्या करता है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। दूसरी ओर कौन है, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहता है कि मैं विजय हुआ, और इसमें वो मांडू में जो क्षेत्र है, मांडू में 7 मंजिलों वाले स्तंभ का निर्माण करवाता है। तो खिलजी तो करवाता है 7 मंजिलों वाले स्तंभ का निर्माण, और राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। 1469 में महमूद खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र ग्यासुद्दीन गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था, वह एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था। वह एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था। गद्दाफी देखा था ना, गद्दाफी कुछ साल पहले, जिसका एक तानाशाह था। बताया जाता है कि उसकी सेना में, यानी कि उसके जो अंगरक्षक थे उनमें महिलाएं थी, लड़कियां थी। ये उसी प्रकार का था कुछ। अरे किसी पुरानी मूवी में आपने देखा होगा, अमरीश पुरी एक विलन हुआ करता था, उस प्रकार का शाही अंदाज में जीता था ये। ऐसा माना जाता है कि ग्यासुद्दीन के महल में 16,000 दासियां थी। उसने तुर्की और इथोपियाई दासियों की एक अंगरक्षक सेना गठित की हुई थी। एक अंगरक्षक सेना थी जिसमें तुर्की और इथोपियाई दासियों की एक अंगरक्षक, यानी कि उसकी जो बॉडीगार्ड थी वो लड़कियां थी। एक विलासी टाइप का आदमी था। कालांतर में महमूद शाह द्वितीय, ये महमूद शाह था। इसके बाद महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान गुजरात शासक बहादुर शाह ने 1531 में मालवा पर आक्रमण कर दिया। गुजरात का जो शासक बहादुर शाह, उसने महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधीन कर लिया, और महमूद शाह द्वितीय मारा गया, और महमूद शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अंततः बादशाह अकबर ने, क्योंकि उस समय पे बाबर, हुमायूं, अकबर का भी दौर प्रारंभ हो गया है कि वो भी अब दिल्ली, गुजरात यानी कि दिल्ली में आ चुके हैं। दिल्ली, आगरा में उनकी भी सल्तनत है, और यहाँ पे क्या होता है कि अपना क्षेत्र विस्तार वो भी कर रहे हैं। अब कुछ समय बाद बादशाह अकबर है, वो 1561-62 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मालवा पर विजय कर लेता है, और मुगल सेना के बाद, यानी कि इसको जीत के, और मुगल साम्राज्य में इसको मिला लेता है। तो मालवा फिर क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत से अलग होके फिर यहाँ पे केंद्रीय शक्ति और मजबूत होती है मुगल, और मुगल फिर यहाँ पे इसको मिला लेते हैं, यानी कि अकबर के समय इसको फिर मुगल सत्ता में मिला लिया जाता है। इसके बाद जो नंबर आता है नंबर 2 पे गुजरात का। जफर खान ने गुजरात में 1407 में, जफर खान ने 1407 में एक नए राज्य यानी गुजरात के स्वतंत्र की घोषणा कर दी, क्योंकि केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं है तो अपने आप को इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया, और मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की, और मुजफ्फर शाह की इसने उपाधि धारण की। जफर खान दिल्ली के सुल्तानों द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार था। दरअसल ये दिल्ली सल्तनत के दौरान यहां गुजरात का एक सूबेदार नियुक्त किया गया था। क्या, एक सूबेदार नियुक्त किया गया था, और केंद्रीय शक्ति कमजोर होते हुए देखकर इसने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर लिया कि ये मेरा अलग से मेरा राज्य है, स्वतंत्र, केंद्रीय शक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो अहमद शाह को माना जाता है। इसने इसको स्वतंत्र तो कर लिया, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक जिसको माना जाता है वो होते हैं अहमद शाह। कौन होते हैं? अहमद शाह। यह एक असहिष्णु शासक था, यानी कि ये धर्म विरोधी, असहिष्णु का मतलब ये एक धर्म को, यानी कि एक धर्म का अपोजिट दूसरे धर्म को ज्यादा मानने वाला था, कुछ इस प्रकार से। उसने अनेक मंदिर नष्ट करवाए, और पहली बार गुजरात में जजिया कर लगाया। पहली बार गुजरात में जजिया कर लगाने वाला कौन था? पहली बार गुजरात में जजिया कर, ठीक है, पहली बार गुजरात में जजिया कर लगाने वाला कौन था? अहमद शाह था। कौन था? अहमद शाह। उसने आसवाल के प्राचीन नगर के स्थान पर अहमदाबाद की स्थापना की। किसकी? अहमदाबाद नगर की स्थापना की। यह कला और स्थापत्य का महान संरक्षक था। यह कला और स्थापत्य का एक महान संरक्षक था। ये विद्वानों में क्या था? सुल्तान, और सुल्तानों में विद्वान कहा जाता था इनको। विद्वानों में सुल्तान और सुल्तानों में विद्वान। अहमदाबाद में इसने जैन और इस्लामी स्थापत्य का समन्वय कर अनेक भव्य इमारतें बनवाई। इसके बारे में बदरुद्दीन दामनी ने कहा था कि वह सुल्तानों में तो विद्वान है, जो सुल्तान है उनमें तो सबसे बड़ा विद्वान माना गया, और जो विद्वान है उनमें सुल्तान है, सबसे ज्यादा विद्वान है। तो सबसे बड़ा सुल्तान और सबसे ज्यादा विद्वान। फिर इसके में जो शासक होते हैं गुजरात में, एक होता है महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा आप जैसे कि पढ़ोगे ना, यूरोपीय कंपनी आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, तो महमूद बेगड़ा की और पुर्तगालियों की लड़ाई होती है।
अभी हम पढ़ेंगे, आपको इतना पता होना चाहिए कि 1498 में पुर्तगाली आ जाते हैं और 1526 में बाबर आता है, यानी कि मुगल काल से पहले विदेशी कंपनियां आ चुकी थी। मुगलों के आने से पहले विदेशी कंपनियां आ चुकी थी। विदेशी कंपनियां यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आती हैं, वो दक्षिण तक अपना क्षेत्र विस्तार करती हैं, अपनी कोठियां वगैरह बनाते हैं, यानी कि जहां पे अपना ऑफिस टाइप बोल सकते हो बिजनेस के लिए। और जो बाबर आता है, मुगल आते हैं, वो यहाँ सत्ता स्थापित करने के लिए आते हैं। तो मुगलों से पहले ये आ चुके थे और महमूद बेगड़ा के साथ पुर्तगालियों का युद्ध भी होता है 1509 में, 1508 में और 1509 में। 1509 में महमूद बेगड़ा को पुर्तगाली हरा भी देते हैं। महमूद बेगड़ा जो 1459 से 1511 तक है, इसने गुजरात को स्थायित्व प्रदान किया तथा युद्ध द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। इसने मिस्र और तुर्की के साथ पुर्तगालियों के विरुद्ध संधि की और मिस्र की नौसेना की मदद से 1508 में चोल के निकट पुर्तगाली सेना को बुरी तरह हरा दिया। पुर्तगाली सेना को इसने 1508 में हरा दिया। अब 1508 में इसने हरा दिया, 1509 में फिर इसको पुर्तगाली हरा देते हैं, पुर्तगाली इसको हरा देते हैं। फिर चलते हैं, इसने चंपनेर, बेगड़ा ने चंपनेर के निकट मुहम्मदाबाद और गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नगर बसाया। चंपानेर के निकट ही उसने बाग ए फिरदौस की स्थापना की। चंपानेर और गिरनार जीतने के कारण उसे बेगड़ा की उपाधि मिली थी। महमूद को बेगड़ा की उपाधि कब मिली थी? इसको पूरा, फिर इसका पूरा नाम हो गया महमूद बेगड़ा। तो इसने ये उपाधि कब मिली? चंपानेर और गिरनार को जीतने के बाद इनको बेगड़ा की उपाधि दी गई थी। इसके दरबारी कवि उदयराज ने इसकी प्रशंसा में महमूद चरित्र नामक काव्य, महमूद चरित्र नामक एक काव्य की रचना की। इनके बाद का जो समय आता है बहादुर शाह, बहादुर शाह गुजरात का अंतिम शासक बहादुर शाह होता है। पुर्तगाली इसको जहाज में बुलाते हैं समझौते के लिए और यहाँ पे इसकी हत्या कर देते हैं। तो ये हम उसमें पढ़ेंगे ना जब आधुनिक भारत में पुर्तगालियों के बारे में, तब इनके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि उनकी कहानी वहां से जुड़ी हुई है। अब जो छोटे छोटे क्षेत्र का विस्तार होता है वो हम पढ़ रहे हैं। 1531 में इसने तुर्की नौसेना की मदद से दीव और पुर्तगालियों को हराया। दीव में बुर्ज ए बहादुर शाही नामक स्तंभ बनवाया और ये अंतिम शासक होता है गुजरात का। इसने 1535 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। आलम खां लोधी को शरण देकर इसने हुमायूं को नाराज कर दिया। आलम खां लोधी को शरण दी तो उधर मुगल आ चुके थे और हुमायूं इस बात से नाराज हो जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है? मुगलों ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया तथा इसका तोपची, इसका जो तोपखाने का जो हेड था तोपची रूमी खां, वो मुगलों से जा मिला, वो मुगलों से जाके मिल गया। अब मुगलों से जाके मिलेगा तो सीधी सी बात है कुछ अच्छा काम तो होने वाला नहीं है। हमारा ही कोई सारे रहस्य जानने वाला कैंडिडेट हमारे विरोधियों से जाके मिलेगा तो इसका मतलब हमारी हार लगभग निश्चित हो जाती है। इसने महान संगीतज्ञ मंझू कलावंत को संरक्षण दिया। 1537 में पुर्तगालियों ने धोखे से इसकी हत्या कर दी। 1537 में इसकी हत्या कर दी। समझौते के वास्ते इनको एक जहाज में बुलाया, एक बेड़े में बुलाया कि चलो यहां बैठ के हम समझौता करते, और वहां इसकी हत्या कर दी जाती है। 1572 में अकबर ने गुजरात जीत लिया और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कालांतर में यानी कि 1572 में चलकर अकबर ने गुजरात को जीत लिया और फिर इसको अपने राज्य में मिला लिया। अब ये जो पुर्तगाली हैं इन्होंने एक कार्टेज व्यवस्था भी शुरू की थी, यानी कि पास, कि अगर आपको यहां से कोई भी सामान भेजना है किसी भी दूसरे देश में जलमार्ग के तहत तो आपको कार्टेज लेना पड़ेगा। अगर आपके पास कार्टेज नहीं है तो आपका सामान लूटा जा सकता है, आपका सामान लूट लिया भी जा सकता है। अगर आप अपने सामान का इंश्योरेंस चाहते हो तो आपको कार्टेज लेना पड़ेगा, जबकि ये कार्टेज अकबर ने भी माना था, अकबर ने भी ये लेना पड़ा था। गुजरात के बाद चलते हैं जौनपुर पे। जौनपुर, फिरोज शाह तुगलक ने जोना खां, मोहम्मद बिन तुगलक, यही है वो मोहम्मद बिन तुगलक जिसको पागल बादशाह बोलते हैं, यही था वो आदमी पागल बादशाह, याद है ना, पढ़ा था इसमें हमने पागल बादशाह। फिरोज शाह तुगलक ने जोना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की। 1394 में मलिक सरवर, 1394 में मलिक सरवर जिनका नाम है ख्वाजा खां, ख्वाजा जहां नामक हिजड़े ने
तैमूर के आक्रमण के कारण साम्राज्य में फैली अस्थिरता का लाभ उठाकर जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना कर दी। मुहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने उसे मलिक उस शर्क तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी। इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यह हमेशा यानी कि उनके अंतर्गत ही काम करता था, अपने आप को सुल्तान घोषित इन्होंने कभी नहीं किया। इब्राहिम शाह सरकी जिनका कार्यकाल रहता है 1401 से 1440 यानी कि करीब करीब 39-40 साल, ने जौनपुर को कला, संस्कृति और इस्लामी विद्या का केंद्र बना दिया। इसको स्थापत्य की सरकी जौनपुर शैली का जन्मदाता माना जाता है। जो इब्राहिम शाह इनको माना जाता है सरकी और जौनपुर शैली का जन्मदाता। उसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? सिराज ए हिंद। तो ये सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की थी किसने? सिराज ए हिंद की इब्राहिम शाह सरकी ने। इसी के काल में प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ। सरकी के काल में अपनी सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता। भारत का सिराज जौनपुर को सांस्कृतिक उन्नति के कारण भारत का सिराज कहा जाता है। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया था। हुसैन शाह ने भागकर बिहार में शरण ली थी। तब बहलोल लोदी ने आक्रमण किया तो हुसैन शाह शरण लेने के लिए बिहार भाग गए थे। हुसैन शाह सरकी के काल में बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जब हुसैन शाह सरकी यहाँ के शासक होते हैं उस समय बहलोल लोदी जौनपुर को दिल्ली में मिला लेते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे क्षेत्र कभी स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं अपने आप को। केंद्रीय शक्ति जब कमजोर होती है तो स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। कोई बड़ी शक्ति आके इनको फिर से आक्रमण करके मिला लेती है, या फिर सीधी सी बात है या तो आप हमारे से समझौता कर लो, आप हमारे मतलब अंतर्गत काम करोगे, अदरवाइज हम आप पे आक्रमण करेंगे। तो कुछ तो अपना समर्पण कर देते थे और कुछ यहाँ पे युद्ध हो जाते थे। ऐसा ही होता था। फिर आता है अगला मेवाड़ का। नंबर 4 पे मेवाड़ जिसको आधुनिक उदयपुर कहते हैं। झीलों का शहर, उदयपुर झीलों का शहर राजस्थान में अच्छा खासा शहर है। आपका कभी वास्ता पड़े तो घूमने का जरूर घूम के आए। और इससे भी अच्छा है फिर अच्छा शहर ये भी। फिर एक ये क्या था? मेवाड़। और एक है मारवाड़ जोधपुर का किला जरूर देख के आना, कभी आपका काम पड़े वहां जाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ चुके थे। दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर हमीर देव, जब दिल्ली की सल्तनत में राजनीतिक अव्यवस्था है, यहाँ पे कोई मजबूत शासन नहीं होता है, यहाँ अव्यवस्था फैली हुई है, तो उस समय 1314 में मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना कर सिसोदिया वंश की नींव डाल दी। किसने? हमीर देव ने। अब हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है, तथा लगभग 64 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया। 1420 में मोकल गद्दी पर बैठा। उसने अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि जो अलग बहुत से मंदिर हैं उनको फिर से यानी कि उनका निर्माण करवाया, फिर से उनको मॉडिफाई करवाया, तथा एकलिंग मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। 1433 में मोकल की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बनता है। उसके काल में मेवाड़ की शक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र का विस्तार करते हैं और मजबूत शासक होता है राणा कुंभा। तो राणा कुंभा एक मजबूत शासक होता है। राणा कुंभा ने मारवाड़ के अधिकांश भाग को विजित कर लिया था, अपने राज्य में मिला लिया। राणा कुंभा ने बहुत से क्षेत्र को विजित किया और अपने राज्य में मिला लिया। मालवा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसने 1448 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोष कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। किसने करवाया? राणा कुंभा ने 4 स्थानीय भाषाओं में 4 नाटकों की रचना की थी, जिसमें जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। इसके ऊपर रसिक प्रिया नामक एक टीका लिखी, एक अलग से बुक लिखी, इसका नाम है रसिक प्रिया नाम से इन्होंने इसकी एक छोटी व्याख्या लिखी। राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात प्राइमल ने
और उसके उपरांत राणा सांगा ने, राणा कुंभा, फिर रायमल, राणा सांगा ने 528 में शासन किया। 500 राणा सांगा का 1509 से 1528 तक का शासन होता है। और राणा सांगा के दौर के समय ही बाबर भारत में आता है। 1517 में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। 1517 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। कहा जाता है कि राणा सांगा ने ही बाबर को आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। इनको लगता था कि भारत पर आक्रमण करके कुछ क्षेत्र लूट के वापस चला जाएगा, लेकिन वो वापस गए नहीं। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा मुगल बादशाह बाबर से पराजित हो गया। 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। 27 में खानवा का युद्ध लड़ा था जो राणा सांगा के साथ था, और इसमें ये पराजित हो जाते हैं। कालांतर में मेवाड़ की शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर हो जाती है, कमजोर होती चली गई। अंततः जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में इस क्षेत्र को मिला लिया। जहांगीर के शासनकाल में इस क्षेत्र को मुगल सत्ता में मिला लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है किसका समय आता है? मारवाड़ का। किसका आता है? मारवाड़, जो आधुनिक क्या है? जोधपुर। मारवाड़ के राठौड़ प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज माने जाते हैं। ये राष्ट्रकूटों के वंशज माने जाते हैं। कौन? मेवाड़ के राठौड़। समकालीन मुसलमान और राजपूत शासकों से युद्ध करते हुए चुंद, जिनका शासनकाल होता है चुंद का 1394 से 1421 तक, ने मारवाड़ राज्य की नींव डाली तथा जोधपुर को राजधानी बनाया। चुंद के पश्चात कान्हा और कान्हा के पश्चात सत्ता मारवाड़ का शासक बना। रामनल ने सत्ता को पदच्युत करके यानी उसे पद से हटा के मारवाड़ को हड़प लिया। किसने? रामनल ने इसको सत्ता को पद से हटाकर मारवाड़ को हड़प लिया। रामनल क्या है ये? रामनल की मेवाड़ के सरदारों ने हत्या कर दी। फिर रामनल की कर दी हत्या। किसने? मेवाड़ के सरदारों ने उसकी हत्या कर दी और मेवाड़ पर मारवाड़ की शत्रुता प्रारंभ हो गई। अब मेवाड़ और मारवाड़ की शत्रुता, मेवाड़ और अब जोधपुर उदयपुर की शत्रुता दोनों की प्रारंभ हो जाती है। रामनल के पुत्र जोधा, रामनल के पुत्र कौन है? जोधा को मेवाड़ से संघर्ष करना पड़ा। बाद में राणा कुंभा ने जोधा के साथ समझौता कर लिया। जोधा और राणा कुंभा का समझौता हो जाता है और जोधा ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। जोधा ने जोधपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया तथा एक नगर की स्थापना की। जोधा के पुत्रों ने सातल, बीकानेर, मेड़ता आदि में अपने छोटे छोटे अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। कभी भी राजस्थान में घूमने का दौर लगे तो आप किले जरूर देख के आना, काफी अच्छे हैं। मैं यही कहता हूं क्योंकि मैंने 2 किले देखे अभी तक राजस्थान के, बहुत सुंदर हैं। शेरशाह के समय में मारवाड़ का शक्तिशाली शासक होता मालदेव। अकबर ने मारवाड़ को अपने अधीन कर लिया। जैसे जैसे क्षेत्रों का विस्तार होता है, क्षेत्रों का खामियां होती हैं, तो छोटे छोटे क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया जाता है बड़े बड़े क्षेत्रों द्वारा। और मारवाड़ के बाद जो जिसका नंबर आता है वो आता है, फिर हम पढ़ेंगे बंगाल, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र हैं। अब केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं है। अब ये छोटे छोटे विजित हो जाते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते रहते हैं। मुगल आते हैं, बाबर स्थापना करते हैं। बाबर के बाद हुमायूं आते हैं, लेकिन हुमायूं ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। और फिर आते हैं अकबर। अकबर ने सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र को विस्तार में लिया है। भौगोलिक रूप से दिल्ली से जो दूर है, बंगाल है वो दिल्ली से काफी दूर है, तो दिल्ली से दूर होने की वजह से केंद्रीय शक्ति वहां पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाती थी। तो यहाँ छोटे छोटे बार बार छोटे बड़े विद्रोह होते ही रहते थे। कभी भी कोई भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता, क्योंकि यहाँ से जब कोई भी कैंडिडेट वहां तक पहुंचेगा आक्रमण के लिए, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये अपनी सत्ता से थोड़ा दूर था। भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली से दूर स्थित होने के कारण बंगाल पर दिल्ली के शासकों का नियंत्रण उतना मजबूत नहीं रह पाता जितना अन्य प्रांतों पर रहता था, क्योंकि ये दूर था। समय समय पर विद्रोह होते रहते थे। बलबन के काल में तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया, लेकिन उसका दमन कर दिया और बलबन के पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जब क्या है, बलबन का काल होता है बलबन का काल होता है, उस समय तुगरिल खां विद्रोह कर देता है, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया जाता है और बलबन का पुत्र है जिसका नाम है क्या? बुगरा खां। बुगरा खां को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है।
जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो बुगरा खां को ही वहां का स्वतंत्र शासक मान लिया जाता है और उसने नसीरुद्दीन की उपाधि धारण की। उसका पुत्र जो है बुगरा खां, जब बलबन की मृत्यु हो जाती है उसका पुत्र को ही वहां का स्वतंत्र शासक मान लिया जाता है और ये नसीरुद्दीन की उपाधि धारण कर लेता है। गयासुद्दीन तुगलक ने भी बंगाल पर अभियान किया तथा बंगाल का कुछ हिस्सा अपने अधीन कर लिया और शेष नसीरुद्दीन को दे दिया, यानी बलबन के पुत्र को दे दिया, और कुछ अपने अधीन कर लिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश के शासक होते हैं जो। महमूद बिन तुगलक के समय बंगाल पुनः स्वतंत्र हो जाता है। अब महमूद बिन तुगलक है जो बेचारा पागल सा बादशाह है, इसके शासन में फिर से ये आजाद हो जाते हैं इसके क्षेत्र, इसके समय में। 1345 में समुद्दीन इलियास शाह ने संपूर्ण बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया। उसके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों बार असफल रहा, किंतु दोनों बार वो विफल रहता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कालांतर में गयासुद्दीन आजम शाह है और अलाउद्दीन हुसैन शाह, 2 कैंडिडेट जिनका नाम क्या है? गयासुद्दीन आजम शाह, जिनका शासनकाल होता है 1389 से 1409। दूसरा है अलाउद्दीन हुसैन शाह, जिनका शासनकाल है 1493 से 1518, यानी कि लगातार नहीं, अलग अलग समय में ये 2, एक अलग सदी का बादशाह, एक अलग सदी का। इनके शासनकाल में बंगाल शक्तिशाली बनता है। अलाउद्दीन हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, समकालीन वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो जो ये अलाउद्दीन हुसैन शाह था, ये चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण अलाउद्दीन हुसैन शाह को हिंदुओं के प्रति उदारता के कारण से कृष्ण का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता था। 1518 में हुसैन शाह की मृत्यु के पश्चात, हुसैन शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र नुसरत शाह गद्दी पर बैठा। हुसैन शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नुसरत शाह गद्दी पर बैठा। नुसरत शाह ने गोड़ में सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। गोड़ में सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। इस वंश के अंतिम शासक होते हैं गयासुद्दीन महमूद शाह को शेर शाह ने 1338 में बंगाल से भगा दिया, समूचे बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तत्पश्चात अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और फिर से मुगल साम्राज्य में मिल गया। इसके बाद 1757 की जो प्लासी की लड़ाई होती है उसमें फिर से अंग्रेजों का अधिकार यहाँ पे हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? अंग्रेजों का 1757 की प्लासी की लड़ाई में, और फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में, और फिर ये मान के चलो फिर यहाँ से इन्हीं का अधिपत्य रहता है। फिर भारत आजाद होने के बाद ही पीछा छूटता है। फिर नंबर 6 पे आता है आपका, 7 पे आता है क्या? उड़ीसा। 6 पे था, 7 पे कौन आता है? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद किसका आएगा? अहोम का। पूर्वी सागर, उड़ीसा का जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी की तरफ, पूर्वी सागर तट पर गंगा एवं गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती, उधर से गंगा एक साइड से गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती का क्षेत्र है उड़ीसा, जिस पर गजपति वंश का शासन होता है। तुर्क शासकों में गयासुद्दीन तुगलक ने इस पर पहली बार आक्रमण किया था। 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण करके धन लूटा और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर बहमनी राज्य और कोंडाविडू और विजयनगर साम्राज्य द्वारा भी उड़ीसा पर आक्रमण किए गए। ऐसा नहीं कि इन्होंने किया है, जौनपुर बहमनी राज्य, विजयनगर राज्य ने भी उड़ीसा पर आक्रमण किया है। 1568 तक बंगाल के अफगान शासकों ने इस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 1568 तक बंगाल के अफगान शासकों ने इस पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। बाद में मुगल बादशाह इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं कालांतर में चल के। फिर नंबर 8 पे आता है कश्मीर। ठीक है, कौन आता है? कश्मीर। कश्मीर ये उत्तर भारत का एक सबसे उत्तर भारत का क्षेत्र है। 1301 में सुहादेव ने कश्मीर में सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना की। 1339 से 40 में शाहमीर के सुल्तान हैं समुद्दीन की उपाधि धारण करके कश्मीर के शाहमीर वंश की स्थापना की। वह कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था। और सिकंदर शाह के एक मंत्री हैं जिनका नाम है सुहा भट्ट। क्या नाम है? सुहा भट्ट। सुहा भट्ट क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तित करवा देते हैं।
और इनको हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करने पर विवश कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये हिंदू से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। कश्मीर का सुप्रसिद्ध शासक है सुल्तान जैन उल अबिदीन। इनको अकबर भी माना जाता है, उस समय का अकबर। कश्मीर का सुप्रसिद्ध शासक है जिसका नाम है जैन उल अबिदीन, जिसने 1420 से 70 के मध्य शांति और प्रजा हित में कार्य किया। इसने सबसे प्रजा हित में कार्य करने वाले व्यक्ति थे। इसने उन्होंने क्या किया था, अबिदीन ने जजिया कर और गो हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। गो हत्या और जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान अबिदीन ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति का अनुसरण किया। उसने हिंदुओं को अपने शासनकाल में ऊंचे पदों पर बैठाया। निर्वासित जो ब्राह्मण थे, वहां से जो ब्राह्मण भगा दिए गए थे, उनको वापस पूजा अर्चना आदि के लिए मंदिरों का निर्माण करो, उनको वापस बुलाया, भाई वापस लौट आओ तुम। सुल्तान अबिदीन ने महाभारत और कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया सुल्तान अबिदीन ने। व्यापार वाणिज्य आदि के लिए उसने राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। ऐसा माना जाता है कि कागज निर्माण और जिल्दसाजी की कला सीखने के लिए उसने 2 व्यक्तियों को समरकंद, यानी कि उज्बेकिस्तान में जगह पड़ती समरकंद इन्होंने भेजा। अपने कल्याणकारी कार्यों और प्रजा के प्रति उदार नीतियों के कारण आज भी कश्मीर के लोग अबिदीन को बडशाह यानी महान सुल्तान मानते हैं, आज भी। जैन उल अबिदीन को कश्मीर का अकबर माना जाता है। क्या? कश्मीर का अकबर किसे माना जाता है? जैन उल अबिदीन को कश्मीर का अकबर माना जाता है। कश्मीर का अकबर इनको माना जाता है। फिर आता है नंबर 9 पे अहोम। क्या आता है? अहोम। असम के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अहोम राज्य, असम का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र, वहां अहोम राज्य की स्थापना होती है। अहोम कौन है? अहोम राज्य का संस्थापक है सुखाफा इसका संस्थापक होता। अहोम मंगलोइड नस्ल के लोग थे जो चीन की महान ताई जनजाति से संबंध रखते थे तथा 1228 में सुखाफा के नेतृत्व में उत्तरी बर्मा के रास्ते ये भारत आए थे। एक नाम कई बार आता है लचित बरफुकन। ये महान सेनापति हुए हैं। इनके हर साल इनकी अंत्येष्टि वगैरह कुछ ऐसा है, इनका जन्म दिवस वगैरह मनाया जाता है अभी। भारत में अहोमों ने हिंदू रीति रिवाज को अपना लिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। इनका बंगाल के शासकों तथा कालांतर में मुगलों से भी संघर्ष हुआ, परंतु इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा। ये मुगलों से भी हार नहीं माने। इस संदर्भ में वीर योद्धा लचित बरफुकन का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने 1671 में मुगल सेना का कड़ा विरोध किया था। सबसे महान अहोम शासक होते हैं सुंघमंग। इसके शासनकाल में शंकर देव द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ा और इसने अपना नाम सर्व नारायण रखा। अहोम राज्य अंग्रेजों के आगमन तक, जब तक अंग्रेज नहीं आए तब तक इन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखा। अंग्रेजों के आगमन के बाद अंग्रेजों ने इन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो ये आज के हमने साम्राज्य पढ़े थे अपने जो भी थे। मालवा, गुजरात, जौनपुर, मेवाड़, मारवाड़, बंगाल, उड़ीसा, अहोम। और भी कोई बचता है क्या? मालवा, गुजरात, जौनपुर, मेवाड़, मारवाड़, बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर और अहोम। इसमें एक नाम लिखना और रह गया था अपना, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर। तो ये आज का अपना लेक्चर था। इसके साथ ही मैं बता दूं, अगर आपको मैथ्स क्लियर करना है, एसएससी का मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे साथ मैथ्स भी पढ़ सकते हो। एडवांस मैथ की सीरीज चली हुई है अपने चैनल पे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीडीएफ फ्री है। 800 क्वेश्चन होंगे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और जियोमेट्री के। 200 क्वेश्चन टॉपिक के होंगे और जो बिल्कुल फ्री है। और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2018 से 23 के बीच के। तो ये पीडीएफ आप जो भी बच्चे हैं, जब ये पीडीएफ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे,
किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये आज का अपना लेक्चर था, और आज हमने जो पढ़ा था दिल्ली सल्तनत का विघटन और प्रांतीय राज्यों का उदय पढ़ा। अगला जो टॉपिक होगा अपना वो बहमनी साम्राज्य होगा, और फिर अपना बहमनी साम्राज्य के बाद जो हम पढ़ेंगे, बहमनी के बाद जो आता है अपना विजयनगर साम्राज्य, और फिर हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, फिर आपका आधुनिक भारत आ जाता है। तो आधुनिक भारत को पढ़ते वक्त ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जो भी ये पीडीएफ है डाउनलोड कर लेना और शेयर जरूर करना पीडीएफ बच्चों के पास। थैंक यू।